हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हमेशा की तरह हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास, ओके। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, कल आपको मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और उस लिंक पर आपको चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स की PDF मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है वैद्युत आवेश, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा ब्रांच है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 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 अब देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? आपका जो ये इलेक्ट्रो वर्ड है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है प्यारे बच्चों विद्युत आवेश। और जो आपका वर्ड स्टैटिक्स है, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट। और रेस्ट का मतलब जो आपका स्थिर है, यानी जो आपका रुका हुआ है। तो समझ गए होंगे आप। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये वाला ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, उसमें हमें उस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करना है। उस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करना है जो आपका रेस्ट पर है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसको स्टडी करेंगे? जो चार्ज रेस्ट पर है, यानी रेस्ट वाले चार्ज को हम स्टडी करेंगे, ओके, ठीक है। ऐसे यदि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात की जाए तो ये पहला वर्ड जो इलेक्ट्रो है ना, इसका मतलब यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है भैया? वैद्युत आवेश। और डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों इन मोशन, यानी जो गति में है। यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम उस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करेंगे जो मोशन में है। आपको एक बात बताता हूँ, 12th का आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उसका बहुत बड़ा भाग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग एक तो पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी रेस्ट वाले चार्ज को स्टडी करते हैं इसमें। और दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी इसमें हम मोशन वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है ना। आप लोगों को मैग्नेटिज्म पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हो। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, याद आ रहा है आपको? जब कोई चार्ज मोशन में होता है ना, तो उसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको किस में पढ़ते थे? मैग्नेटिज्म में, यानी मोशन वाला चार्ज है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और इसी का ही पार्ट आपका क्या है, एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, जो अभी अभी हम लेक्चर को फिनिश करके आए हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया जो हम स्टडी कर चुके हैं, आपका मैग्नेटिज्म आ गया ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, ईएमआई को भी हम पढ़ चुके हैं और ऑल्टरनेटिव करंट को भी हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब किसको पढ़ना है, रेस्ट वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी स्थिर विद्युत आवेश को। ओके, तो स्थिर विद्युत आवेश को पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है यानी विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश या आवेश या इसको केवल क्या बोल देते हैं, चार्ज बोले तो आवेश, क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बच्चों देखिए क्या होता है चार्ज, क्या आपका होता है आवेश। तो मैं लिख रहा हूँ किसी वस्तु या कण का वो गुण यानी प्रॉपर्टी, वो गुण जिसके कारण वो वस्तु या कण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड या दोनों उत्पन्न करता है वो गुण बच्चों क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी यानी चार्ज गुण है किसका, किसी कण का या किसी वस्तु का, है ना। तो वस्तु या कण में जब ये चार्ज वाला गुण आ जाता है तो वस्तु क्या करने लगती है, तो इसका आंसर है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगती है या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगती है या फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड बनाने लगती है। ये किसके कारण होता है, चार्ज के कारण। चलो बच्चों इसकी फील लेते हैं। देखो बच्चों ग्राउंड पर छोटे छोटे पेपर के पीस पड़े हैं, है ना, कागज के टुकड़े। ये जो कागज के टुकड़े हैं बच्चों, इन पर जो आपका अर्थ है वो गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही है। कौन सा बल लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही है ना। और उस बल के कारण ये धरातल पर पड़े रहते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग एक प्लास्टिक का फुट या स्केल या कोई पट्टी, हम प्लास्टिक का एक फुट या प्लास्टिक का एक स्केल जो है वो इन पेपर पीस के नज़दीक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जानते हो कि ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्यमान ब्रह्मांड के अन्य प्रत्येक द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है। तो इस पेपर पीस को अर्थ अपनी ओर खींचेगी और इसी पेपर पीस को गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये स्केल भी अपनी ओर खींचेगी।
स्केल भी अपनी ओर खींचेगी। अर्थ इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ Fe, और स्केल इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ Fs। लेकिन बच्चों, कागज का टुकड़ा धरातल पर ही रहता है, स्केल की तरफ नहीं जाता। और इसका सीधा सीधा आंसर है कि भी अर्थ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगी, है ना, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है। और आप लोगों ने सीखा हुआ है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थ और कागज का टुकड़ा जो है, इस केस में एक मास तो आ जाएगा अर्थ का और एक मास आ जाएगा आपका पेपर पीस का, तो Me गुणा MP। और स्केल और कागज के टुकड़े के केस में एक मास आएगा स्केल का और एक मास आएगा आपका पेपर पीस का। तो ये वाले मास तो इक्वल है। अर्थ वाला स्केल की तुलना में बहुत बड़ा है, तो अर्थ वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत बड़ा है, तो ये वाला बल इससे बैलेंस हो जाएगा। और जो नेट वाला फोर्स बचेगा वो अर्थ वाले के कारण बचेगा, और कागज का टुकड़ा यहीं पर रहेगा। ओके, अब अगली चीज़ सुनो। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो आपका स्केल है इसको हम हमारे सूखे बालों में से पास करते हैं। क्या करते हैं भाई? सूखे बालों में से पास करते हैं। इस तरह से है ना, स्केल को पास करते हैं। स्केल को सूखे बालों में से गुजारते हैं और उसके बाद हम स्केल को कागज के टुकड़ों के नज़दीक लेकर आते हैं। क्या होता है? एक मैजिक सा होता है बच्चों, एक जादू सा होता है। एक जादू सा होता है। क्या होता है? ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये तेजी से ऊपर उठकर इस स्केल से चिपक जाते हैं। स्केल से चिपक गए। इसका मतलब स्केल ने कागज के टुकड़ों पर ऊपर की ओर एक बहुत बड़ा बल लगा दिया, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को भी हरा देता है। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो बल है वो द्रव्यमान के गुण के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ का मास स्केल के मास से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण का बल तो नहीं है। निश्चित रूप से स्केल को जब आपने सूखे बालों में से गुजारा तो स्केल के अंदर द्रव्यमान के अलावा एक नया गुण आ गया। और वो जो नया गुण आया उसके कारण स्केल ने इन कागज के टुकड़ों पर एक बहुत बड़े परिमाण का एक नया बल लगा दिया। और वो नया बल अर्थ वाले गुरुत्वाकर्षण बल से भी बड़ा था। और कहाँ लग रहा था? स्केल की ओर। और वो बल गुरुत्वाकर्षण बल को हरा देता है और ये कागज के टुकड़े तेजी से ऊपर उठकर स्केल से चिपक जाते हैं। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये जो नया बल है, इस नए बल को जो स्केल ने इन कागज के टुकड़ों पर लगाया है, क्या नाम दिया बच्चों? विद्युत बल, या इसको क्या बोलते हैं? विद्युत बल, या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और प्यारे बच्चों, कोई भी बल वस्तु के या पदार्थ के या कण के किसी न किसी गुण के कारण पैदा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि
द्रव्यमान के कारण किसी वस्तु के चारों ओर क्या पैदा होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या पैदा होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक ऐसे ही यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में आ जाती है तो उस पर क्या लगता है? गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण का बल। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि स्केल ने कागज के टुकड़ों पर कौन सा बल लगाया है? विद्युत बल। तो यानी निश्चित रूप से स्केल के चारों ओर एक नया क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उस नए क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया? विद्युत क्षेत्र। और निश्चित रूप से ये विद्युत क्षेत्र वस्तु के किसी न किसी गुण के कारण उत्पन्न हुआ है और उस गुण को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? विद्युत आवेश। क्या नाम दे दिया? विद्युत आवेश। तो हम यहाँ कहते हैं कि जब आपने स्केल को क्या किया बच्चों? सूखे बालों में से पास कर दिया। ठीक है, तो स्केल में क्या आ गया? नया गुण। और वो नया गुण कौन सा आ गया? आवेश का। आवेश के कारण इसने अपने चारों ओर क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कारण छोटे कागज के टुकड़ों पर क्या लगा? विद्युत बल। और ये तेजी से ऊपर उठकर क्या हुए? स्केल से चिपक गए। और यही चीज, यही फिनोमेना, यही कंसेप्ट बोलो किसका है? विद्युत आवेश का। तो दोबारा सुन लो, किसी वस्तु, यहाँ वस्तु के रूप में मैंने लिए बच्चों स्केल। किसी वस्तु या किसी कण का वो गुण है ना जिसके कारण वो वस्तु या फिर वो कण क्या उत्पन्न करे प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करे प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। या फिर क्या उत्पन्न करे? दोनों। बोलो क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। और यहाँ मैंने विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना आपको दिखाया है। ठीक है, और आप लोगों ने याद करो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था आपका एक पार्टिकल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10 और इसका पावर कितना? -19 कूलम। ये वाला इसका चार्ज होता है। और जब आपका ये इलेक्ट्रॉन किसी तार में दौड़ने लगता है, तार में दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तो बोलो तार में क्या बहने लगती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा के कारण तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बना? इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण। और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के पास क्या था? आवेश। यानी आवेश के दौड़ने के कारण, यानी आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है चार्ज का कि चार्ज बोलते किसको है? चार्ज बोलते किसको है? आज इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बेसिक बातें ही बताऊंगा और वो चीज़ें यदि आपको समझ में आ जाती है तो प्यारे बच्चों आगे के चैप्टर में आपको कहीं भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो याद रखना भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वस्तु या कण का वो गुण, वस्तु या कण का वो गुण जिसके कारण वस्तु क्या उत्पन्न करती है? विद्युत क्षेत्र। और क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र। या फिर दोनों ही बना देती है? क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। चलो अब आपको कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें लिखवा देता हूँ जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो लिखिए नए लाइन के मिड में लिखिए सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो बच्चों, मैं यहाँ तो लिखूँगा मूलभूत कण का नाम, फंडामेंटल पार्टिकल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फंडामेंटल पार्टिकल।
फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है बच्चों? कौन सा पार्टिकल होता है? कौन सा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता? मूलभूत कण। कौन सा कण बच्चों? मूलभूत कण। यहां मैं लिखूंगा भाई उस मूलभूत कण का चार्ज, और यहां क्या लिखूंगा बच्चों? मास। चार्ज को किससे लिखते हैं? चार्ज को किससे लिखते हैं? Q से। मास को किससे लिखते हैं बच्चों? M से। मास को किससे लिखते हैं? M से। फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। आपने एटॉमिक फिजिक्स में एटम यानी परमाणु के बारे में पढ़ा है ना? तो स्टार्ट में आप क्या पढ़ते थे? थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने एटम को क्या माना था? फंडामेंटल। उसने कहा था इसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, उससे पता लगा नहीं इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। यह कई अन्य पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। जो एटम का जो सेंटर वाला एक छोटा सा भाग होता है जिसको आप नाभिक बोलते हो, उसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो हमने फिर कहना छोड़ दिया कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनमें से मैं सबसे पहले ले लेता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या ले लेता हूं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो पार्टिकल है वो मैं क्या ले लेता हूं? प्रोटॉन। और तीसरा जो पार्टिकल है वो मैं क्या ले लेता हूं? न्यूट्रॉन। हालांकि बच्चों जो ये पार्टिकल्स हैं कुछ उनको फर्दर क्वार्क पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उनका स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इन कणों को ही क्या मानते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका चार्ज होता है 0, यानी ये होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब बच्चों ये क्या होता है? ये होता है भाई उदासीन। अब आपको एक बात बताऊं बच्चों, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग फिजिक्स में लिख देते हैं ई से। जैसे आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोल देते हो ना ये है 3.14, या फिर आप इसको 22/7 भी बोलते हो। वैसे ही आपको अब पूछे कि ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू क्या बोलोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम। तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? आप लिख सकते हो -E। जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको आप क्या लिख सकते हो? +E। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? द्रव्यमान की। द्रव्यमान का मतलब मास। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण है, बहुत ही चिन्ना सा, बहुत ही छोटा कण है बच्चों। इसका मास बहुत कम होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 और इसका पावर -31 किलोग्राम। आप सोच सकते हो भाई कितना छोटा पार्टिकल है। प्रोटॉन की यदि बात की जाए तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का कंपैरिजन करो, है ना? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का कंपैरिजन करो। अरे प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को एक साथ देखोगे तो इलेक्ट्रॉन तो चूहा है और ये आपका हाथी है। इसका मास बहुत ज़्यादा है। यहाँ -27 है, यहाँ -31 है।
तो प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट यदि मैं बात करूं तो 1000 टाइम, यानी 1000 टाइम यानी 1000 गुना ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यानी ये 1000 गुना ज़्यादा भारी है। कल्पना करो कोई व्यक्ति आपसे 1000 गुना भारी हो तो आपकी तुलना में वो कैसा होगा? यदि आपसे दुगना है तब भी कैसा होगा? और ये तो 1000 गुना ज़्यादा भारी है। इसका मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की दुनिया में प्रोटॉन बहुत अधिक भारी कण है। न्यूट्रॉन की बात करें बच्चों तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है ये, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, बोलो बच्चों, लगभग क्या होता है? बराबर होता है। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। ओके। हाँ तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं आवेशन का मूल कारण। क्या भाई? आवेशन का मूल कारण। आवेशन का मूल कारण। ठीक है। देखो बच्चों, आवेशन का क्या मतलब है? आपने क्या देखा था कि आपके पास एक स्केल है, ठीक है, और आपने इसको सूखे बालों में से गुजारा था, ठीक है, और आपने कहा था कि सूखे बालों में से गुजारने के बाद इस स्केल पर आवेश आ गया, यानी यह स्केल, यानी यह जो वस्तु है वो अब क्या कहलाएगी? आवेशित वस्तु। ठीक है। और वस्तु पर आवेश आने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे आवेशन। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि वस्तु पर आवेश क्यों आया, या फिर वस्तु आवेशित क्यों हुई, यानी उसके आवेशन का मूल कारण क्या है? तो बच्चों देखो, आवेशन का मूल कारण क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या होता है? आवेशन का मूल कारण। कैसे भाई? इसको समझते हैं। मैंने कहा कि यदि किसी वस्तु पर आवेश आ गया तो इसका मतलब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, तभी आवेश आ सकता है। ये आवेशन का मूल कारण है। कैसे? तो बच्चों आप लोग देखिए, जैसे अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम आप जानते हो, इसमें आपका एक प्रोटॉन होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दुनिया का एकमात्र एटम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, यानी दो कणों से मिलकर बना हुआ एक कण है ये हाइड्रोजन का एटम। ठीक है। अब हाइड्रोजन के एटम पर यदि चार्ज की बात की जाए तो आपका जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो उस पर चार्ज कितना होगा बच्चों? तो आंसर है उस पर चार्ज होगा +E। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज कितना होगा? -E। यदि इस पर नेट चार्ज की बात की जाए तो आप +E में -E को जोड़ दो और ये नेट चार्ज क्या आ जाएगा? इस पे 0, और 0 का मतलब आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है? उदासीन। ठीक है। इसके बाद यदि हीलियम एटम की बात की जाए, है ना, हीलियम एटम। ठीक है। हीलियम एटम जो आपका होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। यहाँ मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो उदासीन कणों का हम चर्चा नहीं करेंगे। ओके। अब 2 प्रोटॉन है, एक पे चार्ज होता है E, तो 2 है तो इस पे चार्ज कितना होगा? 2E। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक पे होता है -E, दूसरे पर भी कितना है? -E में आप -E को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? -2E। नेट चार्ज की बात की जाए, जोड़ दो, बोलो बच्चों, नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। ओके। चलो
इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोडियम एटम की। किसकी बच्चों? सोडियम एटम की, है ना। सोडियम एटम को ऐसे लिखते हो ना आप, ऐसे लिखते हो ना, ये सोडियम एटम है, यहाँ लिखते हो 11, यहाँ लिखते हो आप 23, है ना। ये जो आपका 11 है, ये क्या होता है, तो ये आपका होता है परमाणु का परमाणु क्रमांक, है ना। और परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हो बच्चों? Z से। और Z का मतलब क्या होता है? परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। तो सोडियम एटम में प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 11। और जब एटम आपका न्यूट्रल होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, तो उस कंडीशन में उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यदि प्रोटॉन इसमें 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। ओके, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? इसको आप क्या बोलते हो? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान नहीं है, ये संख्या है, ये एक नंबर है। किसका नंबर? सोडियम के एटम में कुल कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में क्या है? ये न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। और किससे लिखते हैं? ए से। तो आपसे मैं ये पूछ लूँ कि आपके पास सोडियम का एटम है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? तो बच्चों देखो, ये वाला जो नंबर है जिसको आप परमाणु क्रमांक यानी Z से लिखते हो, ये प्रोटॉनों की संख्या है। बोलो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 23। प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 23 है, तो न्यूट्रॉन बोलो कितने बच जाएंगे? 12। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसमें किसकी संख्या है? ये न्यूट्रॉनों की संख्या। खैर, 11 सोडियम 23, यानी 11 क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी क्या है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या। तो जो आपका सोडियम एटम है, जो बिल्कुल छोटा सा चिन्ह सा होता है, एक पार्टिकल जैसा होता है ना, जिसको मैंने रेक्टेंगल में पैक किया हुआ है, वो सोडियम का एटम है, छोटा सा पार्टिकल, है ना। इसमें कितने प्रोटॉन बच्चों? 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 11। 11 जो प्रोटॉन है उन पर बोलो कितना चार्ज? +11i। 11 जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज? -11i। जानते हो ना, प्रोटॉन का चार्ज होता है +c और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -c। नेट चार्ज कितना? तो नेट चार्ज कितना आया? 0 आया। इसका मतलब ये एटम आपका क्या है? उदासीन। कब? जब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो सोडियम का एटम है, मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पढ़ा है ना आपने परमाणु संरचना, है ना। परमाणु संरचना, एटम का केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है जिसको आप नाभिक बोलते हो, है ना, जिसमें सारा का सारा धनावेश होता है ना। और उसके चारों ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। वर्ताकार कक्षाओं को परमाणुीय कक्षा बोला जाता है, या ऊर्जा स्तर भी हम बोलते हैं। तो बताओ, तो सोडियम एटम है, उसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने ये इसका बना दिया बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बोलो कितने प्रोटॉन है बच्चों? 11। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो आंसर है 12, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो चार्ज में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्टिकल तो न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, ये पहला परमाणु कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आपको 11 भरने हैं। तो ये दूसरा परमाणु कक्षा, इसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये तीसरा परमाणु कक्षा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ये आपका क्या है? न्यूट्रल। क्या है ये? न्यूट्रल। अब मेरे को इस सोडियम एटम पर चार्ज लाना है। क्या लाना है? चार्ज लाना है। तो मैं क्या काम करूँगा? देखो बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, 3rd ऑर्बिटल वाला, ये नाभिक से सबसे दूर है, और सबसे दूर है तो इसका मतलब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ढीला बंधा हुआ है ना। ढीला बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है भाई ढीला? क्योंकि इस पर नाभिक का जो आकर्षण है वो दुर्बल है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, दुर्बल है। इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से यदि थोड़ा एनर्जी दे दोगे तो ये इस एटम से बाहर निकल जाएगा, है ना। वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा वेज ऑफ चार्जिंग में, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, आवेशन की जो विधियां है उसमें बताऊंगा। तो आपने कैसे भी करके क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम से बाहर आ गया।
इस एटम से बाहर आ गया। तो अब आप इस एटम को देखो, अब आप इस एटम को देखो, जब इस सोडियम एटम ने क्या काम किया कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करने का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से कहाँ चला गया, बाहर, यानी दूसरे स्थान पर, यानी क्या हो गया, स्थानांतरण। त्याग करने का मतलब क्या हो गया, स्थानांतरण। तब ये जो आपका सोडियम एटम है, इसमें प्रोटॉन तो देखो बच्चों अभी 11 है, प्रोटॉन तो अभी 11 है, न्यूक्लियस को देखो। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 10। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8, टोटल कितने बन गए, 10। ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, यानी इस वाले एटम ने, यानी इस वाले पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। ठीक है भाई। अब नेट चार्ज देखें तो प्रोटॉन तो 11 है, कितना आएगा बच्चों, +11 आई। इलेक्ट्रॉन 10 है, बोलो बच्चों कितना चार्ज आएगा, -10 ही। नेट चार्ज की यदि बात की जाए तो इनको जोड़ दो, और इनको जोड़ूंगा तो बोलो बच्चों चार्ज कितना आ जाएगा, +E। और +E का मतलब है बच्चों कितना आ जाएगा, +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब नंबर में बराबर थे तो ये न्यूट्रल था, इस पे कितना चार्ज था, 0। अब देखो बच्चों, प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग। तो इस पे चार्ज 0 नहीं, कितना आ गया, +E। और +E का मतलब है इस पर कौन सा आवेश आ गया, तो आंसर है इस पर धनावेश आ गया। और धनावेश का मतलब इस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब वस्तु आपकी क्या हो गई, आवेशित हो गई, यानी आपने एटम का क्या कर दिया, आवेशन कर दिया। आवेशन क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। चलो अब एक सवाल यह और आता है, यदि इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, अभी तो एक निकाला था, अब कुछ और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तब क्या हो। तो अब देखो बेटा, अब आपका जो नज़र है वो इन 8 इलेक्ट्रॉन पर है। ठीक है, आप क्या काम करो, थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी इसको सप्लाई करो, है ना। 8 में से मान लो आप कोई एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हो, ये तो आप निकाल ही चुके थे, ये और निकाल लो। तो अब इसमें यानी जो आपका सेकंड ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ओके, तो बोलो बच्चों प्रोटॉन देखो कितने हैं, 11। इलेक्ट्रॉन देखो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 और सेकंड में कितने, 7। तो अब बोलो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। नेट चार्ज ये तो +11 ही, और इलेक्ट्रॉन बच्चों 9 है तो क्या होगा, -9 ही। नेट चार्ज जोड़ना है तो अब बच्चों +11 में -9 को जोड़ोगे तो ये आएगा +2। पहले कितना था, +E, अब कितना हो गया, +2E। मतलब जब आपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला है, यानी जब एटम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो आवेश की प्रकृति नहीं बदली, नेचर नहीं बदला। पहले भी इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था और अब भी इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन उस धनावेश की मात्रा बढ़ गई। पहले कितना था, ओनली E, अब कितना हो गया, E का डबल। यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा ना, तो आवेश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसे आप समझ सकते हो, यदि आप कोई एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लोगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +3। और निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, +4। इस तरह से इस पर धनावेश बढ़ता रहेगा। ये पहला तरीका हो गया, इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, भाई। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। ये आपका सोडियम एटम है, ठीक है। ये पहला परमाणु कक्षा है, ये दूसरा परमाणु कक्षा है, ये तीसरा परमाणु कक्षा है। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके हैं 2, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है 8 और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है 1। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, ये वाली स्थिति है। और ये न्यूट्रल है, यानी इस पे चार्ज कितना है, 0। इस पे चार्ज कितना है, 0। ओके, अब आप देखो, अब हम क्या काम करें कि आपका जो ये वाला एटम है, ठीक है, इस एटम को आप बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दो, किसी भी तरीके से दो, चाहे बाहर से आप को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो।
तो आपने क्या काम किया, बाहर से इसको एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। थर्ड ऑर्बिटल है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 है, 17 की अभी भी जगह है, 17 इलेक्ट्रॉन की अभी भी जगह है। तो आपने कैसे भी करके बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस बार इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है बच्चों, क्या किया है, ग्रहण किया है। और ग्रहण करने का भी मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, बाहर के स्थान से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले स्थान पे आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन अब 1 नहीं, बोलो बच्चों कितने हो गए, 2। तो एटम को देखो, प्रोटॉन 11 है, नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन चयन नहीं होने। इलेक्ट्रॉन पहले में 2 और दूसरे में 8, कितने हो गए, 10। तीसरे के और गिन लो, 10 और 2 कितने हो गए, 12। इलेक्ट्रॉन आपके 12 हो गए। यहाँ देखो बच्चों, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 बराबर थे। और यहाँ देखो, प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 एक्स्ट्रा है ना, कितना है बोलो, 12। 11 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो होता है +11 ही, बोलो होता है। और 12 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, -12 ही। नेट ऐड कर लो, बोलो बच्चों क्या आएगा, -c। पहले 0 था, कितना आ गया, -c। इसका मतलब -1.6 × 10 का पावर कितना, -19 कूलम। यानी इस पे आवेश आ गया। और जो आवेश आया उसकी प्रकृति क्या है बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब कौन सा आवेश आया है, ऋण आवेश। इसका मतलब यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब भी उसका आवेशन हो जाता है, यानी उस पर आवेश आ जाता है। तो आवेशन कब कब होगा, या तो आपका एटम इलेक्ट्रॉन त्याग दे या आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। अब वही सवाल यहाँ भी दोबारा, यदि हम इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दें, यानी इलेक्ट्रॉन जो इसने ग्रहण किया उनका संख्या और बढ़ा दें, तब क्या होगा। तो वही बात है, एक और दे दिया तो 2 से बोलो बच्चा इसमें कितना हो गया, 3। तो 2 और 8 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो यहाँ आप लिखोगे 13। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आएगा बच्चों -13e। और -13e में +11e को जोड़ोगे तो -e नहीं आएगा, कितना आएगा, -2e। माइनस का चिन्ह है, नेचर अब भी बोलो क्या है, नेगेटिव, लेकिन उसका मात्रा बढ़ चुका है। पहले था -e, अब उसका डबल हो गया, कितना हो गया, -2e। यानी आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम को दोगे, यानी एटम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों यहाँ आप क्या देखें, यहाँ आप लोगों ने देखा यदि आपके पास कोई एटम है, जैसे आपने सोडियम एटम की बात की, किसकी बात की, सोडियम एटम की। यदि आपके पास कोई एटम है और उसमें देखो बच्चों 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज उस पर कितना था, 0। और 0 का मतलब आपका वो एटम क्या था, उदासीन। अब आप यहाँ 2 काम कर सकते हो। पहला काम यदि आपका ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो प्रोटॉन बोलो बच्चों कितने, 11। इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चों कितने, 10। चार्ज की बात करूं तो ये +11 ही, ये बच्चा -10 ही। इस पे बोलो क्या आ जाएगा, धनावेश। इस पे बोलो क्या आ जाएगा, धनावेश। ठीक ऐसे ही यदि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, आपका जो ये एटम, प्रोटॉन कितने, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 11। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 1 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण कर लेता है तो इसमें प्रोटॉन कितने, 11। और इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 11। एक एक्स्ट्रा और आ गया तो बोलो कितने हो गए, 12।
तो पॉजिटिव चार्ज तो है +11 ही और नेगेटिव चार्ज है -12 ही। फाइनली बोलो क्या आ गया, -C। यानी इस पे बोलो बच्चों क्या आ गया, ऋणावेश। यानी दो स्थितियां बन रही है भाई, त्याग करता है तब भी आवेश आता है, ग्रहण करता है तब भी आवेश आता है। त्याग करता है तब इस पर क्या आता है, धनावेश, और ग्रहण करता है तब इस पर क्या आता है, ऋणावेश। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए, बस स्थानांतरण होना चाहिए। चाहे एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाए या किसी दूसरे स्थान का इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ जाए, है ना, उस पर चार्ज आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है। तो आपने क्या लिखा भाई, आवेशन का मूल कारण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और बच्चों मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, ये स्थानांतरण 2 प्रकार का होगा। ये स्थानांतरण 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, या तो वस्तु इलेक्ट्रॉन आपका ग्रहण कर ले या वस्तु आपका इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हुआ है। यानी या तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, ये तो बच्चों हमने एक एटम की बात की। अब हम बात कर लेते हैं किसी वस्तु की। किसकी बात कर लेते हैं, वस्तु की। किसकी बात कर लेते हैं, वस्तु की। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। और कल के हमारे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के गुण धर्म। और बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 1 या फिर 2 नंबर का जो सवाल है वो 101% प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मैं आपको कल बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, आज भी बता देता हूं कि बच्चों आपका जो ये चार्ज है ना, ये चार्ज बोले तो आवेश बोले तो इसको विद्युत आवेश भी बोलते हैं। ये जो आपका आवेश है, ये आवेश बच्चों आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो आपका होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज भाई, पॉजिटिव चार्ज। और एक आपका होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं भाई, धनावेश। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणावेश। ध्यान देना मेरी बात पे। धनावेश का मतलब क्या है, धनावेश का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, डेफिशिएंसी। और ऋणावेश का मतलब क्या है, ऋणावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं तब तो बॉडी पे आ जाता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तब क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, न्यूनता या फिर आधिक्य का क्या मतलब। आधिक्य का मतलब ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब आधिक्य हो गया, नहीं, ये नहीं है। प्रोटॉन की तुलना में देखो बच्चों, एटम में आपका एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इनके 3 केस हो सकते हैं, 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 बराबर हो। जैसे आपके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो ये बराबर थे भाई, बराबर थे, तो ये क्या था बच्चों, उदासीन। क्या था, उदासीन। अब आपने क्या काम किया कि उस सोडियम एटम को, मैं बात किसकी कर रहा हूं, सोडियम एटम की, आप क्या काम करो, उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो। तो बच्चों इसमें जो प्रोटॉन है वो तो अब भी कितने हैं, 11। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, पहले 11 थे, 11 से बोलो कितने हो गए, 12। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है वो प्रोटॉनों से अधिक हो चुका है ना। Ne इज ग्रेटर देन Npa, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, भले ही 1 एक्स्ट्रा हो, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में।
तो प्रोटॉन की तुलना में एक भी इलेक्ट्रॉन यदि एक्स्ट्रा हो गया ना, ज़्यादा हो जाए और अच्छी बात है, एक भी यदि एक्स्ट्रा हो जाए तो इसको बोलते हैं कि इस वाले एटम में अब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है, इसको बोलते हैं एक्सेस। और एक्सेस होते ही इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये था एटम, ये था न्यूट्रल था, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। प्रोटॉन बोलो कितने हैं, 11। इस बार देखो इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों से कम हो गया है ना भाई, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता। और न्यूनता होते ही बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपसे पूछे चार्ज कितने प्रकार का, तो आप बोलोगे 2 प्रकार का। एक बोलो क्या है आपका पॉजिटिव, और दूसरा बोलो आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। ठीक है, एक बात आपको और बता देता हूँ, ये तो एटम की बात की। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, वस्तु की। मान लो आपके पास एक सोडियम का टुकड़ा है, किसका टुकड़ा, सोडियम का, है ना। जैसे देखो ये आपका प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, ठीक, ऐसे ही मैंने सोडियम का टुकड़ा ले लिया। इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, तो आंसर है इसमें है सोडियम के एटम, सोडियम के एटम। इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इसमें भी 11 11 11 11, सब में 11 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बच्चों, सब में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, सब में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, है ना। मान लो इस बॉडी में, है ना, सोडियम का टुकड़ा है ना, तो ये सोडियम के एटम से बना हुआ है भाई। तो मैंने, है ना, आपको दिखा दिया कि ये सोडियम के एटम है और इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है ना। तो इस बॉडी में, इस टुकड़े में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो कितने एटम है बच्चों, 9। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 9। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 99। अरे भाई देखो, एक में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 9 एटम है, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 99, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 99। नेट चार्ज की बात की जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +99 ही, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा -99 ही, नेट चार्ज बोलो कितना आ जाएगा, 0 0 ही आना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉनों का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉनों के नंबर के क्या है, बराबर। ओके, अब क्या काम करें, किसी भी मेथड से हमें काम करते हैं कि ये वाला जो बॉडी है इसके हर एक एटम को हम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये तो है स्थूल यानी मोटी बात। वास्तव में बॉडी का एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो आप इस बॉडी के हर एक एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें 11 तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 होते इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ वाला एटम जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वस्तु का यह भाग जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा और यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस। इसने भी ग्रहण कर लिया, माइनस माइनस, हर एक एटम ने ग्रहण किया है तो माइनस माइनस लिख देंगे और बोल देंगे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज कब आया, जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, है ना। और बॉडी ने, इसका मतलब बॉडी के जो एटम्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया। आधिक्य कैसे हो गया, बोलो बच्चों, कितने प्रोटॉन थे, 99 प्रोटॉन। अब भी बोलो कितने हैं, 99। इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 99। हर एक एटम ने एक एक और लिया है तो 9 एटम है तो 9 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 108। कितने हो गए, 108। तो आप देख रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया। प्रोटॉन कितने हैं, 99। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 108। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। तो बॉडी पर बोलो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, चार्ज आपका 2 प्रकार का, एक तो आपका पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, और नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य। और मोटा मोटी बात आप ये समझना, यदि कोई बॉडी बच्चों इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है ना, यानी उसमें यदि इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यदि बॉडी से निकल गया, यदि किसी बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, रिमूव कर लिए ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि बच्चों कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन यदि गेन हो जाए, है ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के कारण। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। कल की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और यहाँ तक आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को पढ़कर आएंगे। ठीक है बच्चों,
ओके, थैंक यू।